हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे लॉन्चर में। जैसे कि अपन लास्ट दो वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का टर्म 1 का पेपर जो आया था अपने सीबीएसई के द्वारा। उसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को। अच्छा, इस सेक्शन सी में टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 10 अपने को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो सेक्शन सी रहेगा ये केस स्टडी रहेगा, यानी इसमें आपको केसेस दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, उसका अपने को आंसर करना है। ठीक है, तो जैसे ये पहला केस है। अच्छा, एक अच्छा चीज मैं आपको बताऊं, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि नॉर्मल जो साइंस में केस स्टडीज जितनी भी आई गई हैं, इवन चाहे वो सैंपल पेपर हो चाहे सीबीएसई का या खुद का पेपर हो, आपको ये जो गिवन है ना, इतना बड़ा ये केस 3 लाइन का ही है तो क्या हुआ, लेकिन ये 3 लाइन का भी पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपके पास थोड़ा साइंस का नॉलेज है तो। जैसे कि मैं इसको बिना पढ़े चलो क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं, ये मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, और इसी को टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको कॉमनली हम लोग घर में यूज करते हैं सब्जी वब्जी बनाने में। और NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम क्या होता है सोडियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी कुछ होता है। ये क्या होता है, ये होता है आपका बेकिंग सोडा। ये होता है आपका बेकिंग सोडा, फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको बड़े ही प्यार से सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, वेरा सोडियम कार्बोनेट जिसको प्यार से बोलते हैं अपन Na2CO3, इसको बोला जाता है सोडा ऐश। अच्छा, ये क्या काम आता है, देखो जब बेकिंग सोडा को अपन किसी भी बेक करने वाले इंग्रेडिएंट, बेक वाले सब्सटेंस में डालते हैं ना एज एन इंग्रेडिएंट, तो क्या होता है, ये बेकिंग सोडा डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, और अगर इस सोडियम कार्बोनेट को उस बेक किए गए सब्सटेंस से आप हटाओगे नहीं ना, तो आपका जो सब्सटेंस है वो कड़वा हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अपना सब्सटेंस कड़वा नहीं चाहिए तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट इज, अब कॉमन सॉल्ट क्या है ये तो आपको पता ही ऑलरेडी, NaCl। भैया NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक की कोवेलेंट, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें नहीं होता, इसमें होता है आयोनिक बॉन्ड। तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड से बना है तो आयोनिक कंपाउंड हुआ। अच्छा, ये आयोनिक कंपाउंड होता क्या है, या आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड उस बॉन्ड को बोला जाता है जिसमें कि दो एटम आपस में, जैसे मान के चलो एक एटम A है दूसरा एटम B है, ये एटम A अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली B को दे देगा। तो ये जो डोनेशन, यानी इसने जो डोनेट किया है अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो इसको, और इसको इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इसकी वजह से, यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम A to B, इसकी वजह से जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो आयोनिक कॉमन सॉल्ट में क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड है ये, और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, Na से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। ठीक है, इसलिए Na प्लस आता है और Cl माइनस आता है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया। ठीक है, और एक बात और हमें याद रखना, जनरली जितने मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जनरली जितने नॉन मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जिम्मेदारी मेटल के पास होता है और एक्सेप्ट करने का जिम्मेदारी नॉन मेटल के पास होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर, रॉ मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसको बनाते समय यूज किया गया होगा। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको बड़े ही प्यार से बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, मैंने अभी ऊपर बताया आपको, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं। अब इसमें पूछा है चारों में से किसको बनाने के लिए NaCl को यूज नहीं करते। ठीक है, अगर आप दिमाग में लगाओ ना कॉमन सेंस वाला, तो भी आपको पता चल जाएगा थोड़ा, अगर एकदम कॉमन सेंस जेन्युइन वाला। इसमें Na और Cl में से Cl है, इसमें Na और Cl में से Na है, इसमें Na और Cl में से Na है, इसमें Na और Cl में से ना तो Na है ना Cl है, तो ऑब्वियसली यही यूज होगा अगर बनाने के लिए। और वैसे अगर आपको और अच्छा नॉलेज है तो ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्वियसली कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का प्रोसेस होता है CaO प्लस Cl2। यहाँ पर जो Cl2 आता है ये कॉमन सॉल्ट से आता है। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट ही होता है ब्राइन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा NaOH वो भी ब्राइन सॉल्यूशन से ही बनाया जाता है। वेरस प्लास्टर ऑफ पेरिस बस इकलौता ऐसा सॉल्ट है जिसको कि बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल यूज करते हैं, हाँ करते हैं, वैसे भी स्टेटमेंट है तो करते ही है।
इनविच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी क्वेश्चन जानबूझ के घुमा के दिया, ये क्वेश्चन चाहता तो सिंपल भी पूछ सकता था कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। तो यहाँ पर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस स्टडी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे केस स्टडी में। दूसरा केस स्टडी दिया हुआ है, बड़ा सा है, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे अपन। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ डायरेक्टली। द फंक्शन ऑफ KOH। KOH एक बेसिक सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। ये किस चीज के लिए काम आता है? अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऊपर में किया गया है ये। ठीक है, यहाँ पर एक पंचायती किया गया है, यानी सेटअप वेटअप पूरा लगा के एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको ये बताना है कि KOH का फंक्शन क्या है। तो KOH का फंक्शन होता है भैया रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ताकि हम लोग ये बता सकें कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, उसका वो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी, वो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है इवन। और क्वेश्चन नंबर 54, इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है? आपने अभी तो बताया यार कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वही पता चलता है। नेक्स्ट, द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें क्या नहीं होता? लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्लोरोफिल के द्वारा? होता है भैया, तभी तो फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। कौन से कार्बोहाइड्रेट में? ग्लूकोज में। तो होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं और हम लोग को आखिरी में क्या मिलता है? केमिकल मिलता है। तो लाइट से केमिकल में कन्वर्ट हो गया, तो हुआ। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया, पहला चीज तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, बनता ऑक्सीजन, एक चीज। दूसरा चीज, और वो ऑक्सीजन भी हम लोग को पानी से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं मिलता हम लोग को उसमें। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग को मिलता है। अच्छा, आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, वेरी गुड, स्टार्च के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक सेटअप है, यानी केस स्टडी 3 है। इसमें क्रिस स्काई के आप देख रहे हैं वाटर फाउंटेन के थ्रू, और उसको रेनबो दिखाई देता है स्काई में, तो सरप्राइज हो जाता है। तो अभी ये रेनबो का फिनोमेनन है। ठीक है, ये गोल गोल जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा सारा, ये रेन ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट, ये सनलाइट आ रहा है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और फिर फिनोमेना आपको दिख रहा है। चलो देखते हैं। द लोकेशन ऑफ द सन व्हेन क्रिस ऑब्जर्व द रेनबो। अगर क्रिस यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर झरना है, और अगर उसको रेनबो दिख रहा है, तो एक्चुअल में वो जो रेनबो जो उसको दिख रहा है, उसके लिए सन का कहाँ होना जरूरी है? तो भैया सन का पीछे होना जरूरी है, तो बिहाइंड हिम आंसर होगा। सन उसके पीछे होगा, तब जाके रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन के थ्रू फिर उसको यहाँ पर क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। रेनबो में कौन कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है? तो रेनबो में इन्वॉल्व होता है, चलो उसका सेटअप को ही देख लेते हैं, वहीं से पता चल जाएगा फिर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखो, सबसे पहले ये रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के बाद दिख रहा है यहाँ पर लाइट फैल गई है, तो डिस्पर्शन हो गया। डिस्पर्शन होने के बाद ये लाइट टकराकर वापस आ गई, यानी रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पर एक बार हो रहा है रिफ्रैक्शन, एक बार हो रहा है डिस्पर्शन, और एक बार हो रहा है फिर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये तीन फिनोमेना हो रहे हैं। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? तो ये क्योंकि रेन वाटर ड्रॉपलेट के अंदर है, तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में होगा अपना रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, रेनबो फॉर्मेशन के दौरान जो वाटर ड्रॉपलेट का रोल होता है, जो उसमें प्रेजेंट होता है वाटर फाउंटेन में, वो किस तरह पे काम करता है? भैया प्रिज्म के तौर पे काम करता है वो। ठीक है, तभी तो उसमें स्कैटर यानी डिस्पर्शन हो जा रहा है लाइट का। लाइट का डिस्पर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो किसके तौर पे काम कर रहा है? प्रिज्म के तौर पे काम कर रहा है। समझ में आया? ग्लास स्लैब में डिस्पर्शन नहीं होता, पहला चीज तो। दूसरा चीज, प्रिज्म में ही इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। वेल एंटरिंग अ वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स। अच्छा, जब वाटर ड्रॉपलेट को सनलाइट एंटर करता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन, लाइट फैलेगा, फिर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, होता है फिर डिस्पर्शन, उसके बाद फिर लाइट बाहर आ जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने साइंस का पहला पेपर जो था इसका 10th क्लास का टर्म 1 का, ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको ये सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे, पसंद आ गए होंगे, समझ में भी आ गए सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन के लेवल इजी था मेरे हिसाब से। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 60 में से 50 अटेम्प्ट करने थे, तो मेरे हिसाब से इसमें से अगर आपका मिनिमम नंबर आता है तो 45 नंबर शुड बी द योर मिनिमम नंबर। ठीक है, 45 नंबर मिनिमम होना चाहिए आपका 50 में से। ठीक, यानी नंबर इन द सेंस 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स। ठीक है,
तो 50 में से 45 सही होने चाहिए क्वेश्चंस आपके, ठीक है, और रेस्पेक्टिवली फिर नंबर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।